ओके, अब बात करते हैं प्लेन स्लैब विद इंटरनल हीट जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो, ये डायग्राम बना दो। यहाँ पे ये स्लैब है अपना पूरा, यहाँ से वहाँ तक। इसमें वाई डायरेक्शन में ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस को इंसुलेटेड किया है, तो वाई डायरेक्शन में कोई हीट फ्लो नहीं है। हीट कैन फ्लो ओनली इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एजम्पशन में लिखेंगे भी हम कि वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट फ्लो हो रहा है। तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम में जो ध्यान रखना है वो ये कि स्लैब के मिड पॉइंट पर, यहाँ पर हमें ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करना है, इस एंड पर नहीं, उस एंड। यहाँ पर भी कंसीडर करके हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ड्यू टू सिमेट्री समझना ईजी होगा, इसलिए इसको मिड पॉइंट में लिया जाता है। यहाँ से टेम्परेचर एक्सेस ऊपर जा रही है और यहाँ से एक्स एक्सेस राइट साइड में जा रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो फर्स्ट ऑफ ऑल। बन गया। अब देखो इसमें क्या क्या है। सिंपल स्लैब है, उसका लेंथ एल है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा दोनों तरफ। इसके इधर भी कन्वेक्शन हो रहा है, उधर भी कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कन्वेक्शन के लिए यहाँ जो फ्लूइड होगा दोनों साइड वो सेम है, तो दोनों एच सेम है और दोनों का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है। मान लेते हैं कि स्लैब के अंदर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन जो हो रहा है वो क्यू जी हो रहा है। क्यू जी किस में होगा? वॉट पर मीटर क्यूब, वॉट पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसमें अंदर इसमें पूरे वॉल्यूम में हीट जनरेट कर रहा है। मान लो कोल बर्न कर रहे हो या इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया या कुछ भी। ठीक है, तो इसमें हीट जनरेट कर रहा है, तो अब वो हीट जनरेट होगा तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा। ये सुनो, तो मान लेते हैं कि राइट साइड में जो हीट फ्लो रेट जा रहा है वो क्यू डब्ल्यू वन या क्यू वॉल वन जा रहा है, उस वॉल को वन मान लिया, और इधर जा रहा है क्यू डब्ल्यू टू। राइट वाली वॉल का टेम्परेचर मान लिया टी डब्ल्यू वन, लेफ्ट वाली वॉल का टेम्परेचर मान लिया टी डब्ल्यू टू। ठीक है, अब अगर हम एक कॉमन सेंस लगाएं कि हमने मिड पॉइंट यहाँ माना हुआ है, जो हीट जनरेट करेगा इसमें वो दोनों तरफ इक्वली इक्वली जाएगा कि नहीं? तो ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा कि जितना हीट उस तरफ फ्लो करेगा उतना ही हीट इस तरफ फ्लो करेगा, अगर यूनिफॉर्म हीट जनरेशन मान रहे हैं तो। और क्यू को कैसा? यूनिफॉर्म माना जाता है, मतलब पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म होगा तो बीच में है ये मिड प्लेन, तो इस ड्यू टू सिमेट्री लेफ्ट राइट बराबर बराबर हीट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लेफ्ट और राइट फेस का टेम्परेचर जो होगा टी डब्ल्यू वन और टी डब्ल्यू टू वो इक्वल होगा। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि जो मिड प्लेन होगा मैक्सिमम टेम्परेचर यहां मिलेगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर और टी डब्ल्यू वन और टी डब्ल्यू टू इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा? यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होगा, या ऐसे कनेक्ट होगा, या ऐसे कनेक्ट होगा, या ऐसे कनेक्ट होगा? तो टेम्परेचर का प्रोफाइल इसके अंदर क्या रहेगा वो अपने को पता करना है, वो अपना पहला काम है। दूसरा काम है कि ये जो हीट फ्लो रेट है इनको पता करना है हीट इक्वेशन की हेल्प से। तो ये में दोनों के दो केस कर चुके हैं, तीसरा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी एजम्पशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फिगर आई होप आपने बना दिया होगा और मिड पॉइंट को ओरिजिन लिया होगा, इधर x इक्वल टू प्लस एल वाई टू, इधर x इक्वल टू माइनस एल वाई टू, इस वाले फेस पे होगा। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या यूज़ करेंगे? x इक्वल टू जीरो पर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम, वो अपने को सॉल्व करके भी मिलेगा। ठीक है ना, और जब सॉल्व करेंगे तो पता भी चलेगा कि दोनों साइड हीट बराबर जाएगा, मिड प्लेन पे टी मैक्स होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो इसको। सबसे पहले बात है, लिखते हैं अजम्पशंस। लिख दो बेटा अजम्पशंस। क्या कहते हैं अजम्पशंस? पहला अजम्पशन वही, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो लिया हुआ है। दूसरा अजम्पशन, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल लिया हुआ है। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल लिया हुआ है, मतलब हमारा के सिंपली कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर का भी फंक्शन नहीं लिया हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट क्या होता था हमारा, हीट जनरेशन है ना, तो यहाँ ले लेते हैं विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन, विद यूनिफॉर्म हीट जनरेशन टुवर्ड द वॉल्यूम, वो क्या होता है, क्यू जी होता है, तो क्यू जी नॉन जीरो है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पहला पॉइंट ये लिख दो कि ड्यू टू सिमेट्री, जो हम कॉमन सेंस स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री टी मैक्स, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा विल लाई एट मिड प्लेन, एंड दोनों साइड जो हीट जाएगी क्यू वॉल 1 एंड क्यू वॉल 2 ये बराबर होगी, साथ में दोनों वॉल का जो टेम्परेचर होगा TW1 एंड TW2 वो भी बराबर होगा। बात समझ आई? ये ड्यू टू सिमेट्री हमको पता चल रहा है, मिड प्लेन यहाँ ले लिया, ये टेम्परेचर बराबर होंगे, वो हीट बराबर होगा। अभी जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा भी मैथमेटिकली बराबर, तो उसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पहली बात करते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल की। टेम्परेचर प्रोफाइल तो शुरू कहाँ से करेंगे, अपना बेसिक इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक इक्वेशन क्योंकि हमारा वन डायमेंशनल है तो यहाँ dt(x/dt² कर दिया प्लस q जनरेशन बाई k कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो, हमारे एजम्पशन के हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, इसको क्या करो, एक बार इंटीग्रेट कर दो, तो d2t/dx² इक्वल टू माइनस का qg/k ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट में तो dt/dx बचेगा, राइट में qg भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, यहाँ x आ जाएगा प्लस आ जाएगा c1। यस सुनो, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखो, तो ये टर्म क्या है, dt/dx। dt/dx क्या होता था, स्लोप ऑफ द टेम्परेचर प्रोफाइल, या इसी को क्या और बोलते थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर आगे कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ इस इक्वेशन से उठाया जा सकता है। गॉट द पॉइंट और नॉट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें फाइनली तो टेम्परेचर पे पहुंचना है ना। qg/k इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल c1, इनका इंटीग्रेशन होगा तो लेफ्ट में तो t बचेगा, राइट में हो जाएगा qg/k, x का हो जाएगा x²/2, c1 का हो जाएगा c1x, और एक कांस्टेंट और आ जाएगा पिक्चर में, क्योंकि विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन चल रहा है, लिमिट तो लगा ही नहीं है अपन ने। ठीक है, तो ये बनेगा, गॉट द पॉइंट और नॉट? ये माइनस है, इसको ना भूल जाना। तो ये अब टेम्परेचर प्रोफाइल चमक रहा है क्या, और क्या ये x² का फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दो पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल। तो टेम्परेचर कर्व x के साथ कैसा है, पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक है तो क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं, बीच में टी मैक्स होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ लाई कर रहा होगा, तो ये कर्व ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो अब आगे से याद रखेंगे कि भाई हमारा जो हीट जनरेशन वाला केस था उसमें पैराबोलिक कर्व होता है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब उसमें याद रखेंगे कि उसमें पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक है, और बीच में टी मैक्स होगा ड्यू टू सिमेट्री। अगर पता करना है तो यहाँ पता भी कर सकते हो।
इसका पहले डिफरेंशिएशन करो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले डी टी वाई डी एक्स करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। दोबारा से डी टी वाई डी एक्स करोगे तो दोबारा ये इक्वल टू माइनस क्यू जी वाई के है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टोटल निगेटिव, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब टी क्या होगा, मैक्सिमा होगा वहाँ पर। यस और नो, मैक्सिमा। और कहाँ पे होगा, तो पहले आप इसको डी टी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करो। तो यहाँ से फिलहाल नहीं पता चल पाएगा क्योंकि C1 का वैल्यू नहीं मालूम है। तो C1 C2 का वैल्यू और मालूम कर लें तो वहाँ हमें फिर पता भी चलेगा कि x इक्वल टू जीरो पर ही टी मैक्सिमम होना चाहिए। अब C1 C2 का वैल्यू कैसे आएगा, वही कहानी हमें लगानी पड़ेगी बाउंड्री इक्वेशन। तो बाउंड्री इक्वेशन अप्लाई कर दो। पहला लिखो एट x इक्वल टू जीरो यानी मिड प्लेन। मिड प्लेन पे टी मैक्सिमम था ड्यू टू सिमेट्री, तो वहाँ पर हमारा डी टी वाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। स्लोप क्या होगा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू डी टी वाई डी एक्स अगर हम जीरो कर दें तो इक्वेशन टू में देखो, अगर इसको जीरो करोगे एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो C1 क्या हो जाएगा, जीरो 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 हो गया C1। तो वहाँ से C1 इक्वल टू जीरो आ गया। यस सुनो, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 3 में पुट कर दो, ये 4 3 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी वो इक्वेशन, टी इक्वल्स टू माइनस क्यू जी बाई के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस C2। इतना बचेगी बस। C1 जीरो हो गया, ये सुनो, C1 जीरो हो गया, इतना बचा। अब इसमें हम सेकेंड अपना बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल बाई टू, कुछ भी लिखो प्लस माइनस, टेम्परेचर जो है वो TW1 होगा या TW2 होगा या TW लिख दो सिर्फ, क्योंकि दोनों साइड ड्यू टू सिमेट्री ये सेम होना चाहिए। ये सिमेट्री से पता चल रहा है ये सेम होगा, तो दोनों वॉल का टेम्परेचर सेम होगा। तो वो फिफ्थ इक्वेशन में ये बाउंड्री कंडीशन लगाओ इस वाले में। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू प्लस माइनस एल रखो तो t क्या बन गया, TW। तो t की जगह TW माइनस क्यू जी बाई के एक्स स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर बाई 4। तो एल स्क्वायर बाई 4 नीचे 2 पहले से है तो 8 बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई 8। या सुनो, प्लस C2। तो इसलिए हमारा C2 की वैल्यू आ जाएगी TW प्लस क्यू जी बाई के इंटू एल स्क्वायर बाई 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ C2। पूरा कांस्टेंट है ये, TW भी कांस्टेंट रहेगा स्टडी स्टेट के लिए। जो बॉल का एक बार टेम्परेचर रेज कर जाएगा वही वैल्यू बनी रहेगी फिर। ठीक है, तो C1 C2 ये दोनों वैल्यू 4 ऑफ 6 इक्वेशन से उठा के थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3 T इक्वल टू माइनस क्यू जी बाई के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, यस, प्लस C1 जीरो हो गया तो C2 का वैल्यू रख दो बस। C2 है TW प्लस क्यू जी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 के। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ये बन गया। यस सुनो, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो T इक्वल टू TW प्लस क्यू जी बाई 2 के बचेगा अगर इसको सॉल्व करेंगे आप। और अंदर इसमें लिख सकते हो L बाई 2 का होल स्क्वायर, L बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा अपना टेम्परेचर प्रोफाइल का और अच्छा रूप। ठीक है, और ये भी चमक रहा है हमको कि पैराबोलिक है, ये भी चमक रहा है
के पैराबोलिक है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है ना, तो पैराबोलिक है। ठीक है, साथ में देखो एक्स इक्वल टू जीरो रखो, यहाँ पे टी का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि नहीं, एक्स इक्वल टू जीरो करो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, टी का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। ठीक है, लिख दो, चाहे लिख दो। टी मैक्स का अगर वैल्यू पूछ दे आपको, वो भी निकाल दो, तो टी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा टी डब्ल्यू प्लस क्यू जी बाई टू के, अंदर आ जाएगा एल स्क्वायर बाई फोर, यानी ये आ गया टी डब्ल्यू प्लस क्यू जी एल स्क्वायर बाई 8 के, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी मैक्स। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये टी मैक्स की वैल्यू भी अपन ने फाइंड कर दी कि मिड प्लेन पर होगी और इतनी होगी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, टी मैक्स की तरह पूछ दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करते हैं हीट फ्लो इक्वेशन, हीट फ्लो इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो हीट फ्लो। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि क्यू डब्लू वन इक्वल टू क्यू डब्लू टू, या इसी को क्यू वॉल लिख देता हूँ सिर्फ, है ना। और वो कितना होगा, माइनस के ए और डी टी वाई डी एक्स कहाँ पर लिया जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल वाई टू पर। यस और नो? तो दिस विल बी दी हीट कंडक्शन थ्रू वॉल, सरफेस पर इतना हीट हो रहा होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या, डी टी वाई डी एक्स की, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल वाई टू। कहाँ से, ग्रेडियंट की इक्वेशन लिखी थी ना, उसमें एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल वाई टू पुट कर दो, ये देखो ये रही ना, इसमें एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एल वाई टू पुट कर दो, तो यहाँ से हम अपने को इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, C1 तो क्या है, C1 तो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट किए दे रहा हूँ, तो क्यू डब्ल्यू विल बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस के ए एंड ये आएगा आपका माइनस का ही क्यू जी एल बाई टू के, एल बाई टू के। ठीक है, तो ये टोटल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, और क्यू जी बचेगा इंटू ए एल बचेगा, और बाई टू आ जाएगा। अब क्यू जी इंटू ए इंटू एल क्या बन जाएगा, उसका वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं, अपॉन टू, यानी कि ये बन जाएगा टोटल जो हीट जनरेशन रेट है उसका बाई टू, मतलब जो टोटल हीट जनरेशन रेट होगा उसका बाई टू, मतलब दोनों साइड हीट किया जाएगा, इक्वल इक्वल सप्लाई होगा। ये ड्यू टू सिमेट्री दिख भी रहा था, और मैंने कहा था मैथमेटिकली भी मिल जाएगा, तो ये मैथमेटिकली अपने को मिल गया है। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9, और यहाँ पे लिखेंगे हेंस टोटल हीट, या ऐसे लिखो हेंस हाफ ऑफ हीट, हाफ ऑफ हीट फ्लो occurs on each side,
ईच साइड ड्यू टू सिमेट्री, है ना, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि यहाँ हमने मिड प्लेन एक्स इक्वल टू 0 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अभी इक्वेशन नंबर 9 हो गया। अभी देखो, जो हमारे लेफ्ट और राइट सरफेसेस थे, ये वाले लेफ्ट वाला राइट वाला, इधर जो एक फ्लूइड है वही फ्लूइड इस तरफ है, इसका एच है और टेम्परेचर टी इन्फिनिटी एच है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्यू कन्वेक्शन हो रहा होगा। तो जितना क्यू वॉल आ रहा होगा इस तरफ और इस तरफ, उतना ही आगे कन्वेक्शन हो रहा होगा, ये सुनो। तो हमारा जो हीट कन्वेक्शन हो रहा होगा वो इसी रेट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, एट दी सरफेस, एट दी लेफ्ट एंड राइट surface boundary, at the left and right surface boundaries, Q conduction या Q wall लिख दो, Q wall must be equal to Q convection होना चाहिए। तो Q wall हमारा कितना मिला है, Q wall का वैल्यू आया है क्यू जी इंटू ए एल बाई टू इक्वल्स टू, कन्वेक्शन क्या होता है, एच ए टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी। मान लेते हैं हम कि टी वॉल बड़ा है टी इन्फिनिटी से, ठीक है। तो टी वॉल माइनस टी इन्फिनिटी, है ना, बॉडी से हीट फ्लूइड को जाएगी। तो यहाँ देखो ए से ए हो जाएगा कैंसल आउट। सो टी, ये पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये क्यू जी बाई टू एच, ऊपर एल भी है, इक्वल टू हो जाएगा टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। यहाँ से टी वॉल की वैल्यू आ जाएगी, टी वॉल, तो टी वॉल इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना आ गया, क्यू जी एल अपॉन टू एच। ये वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी देखो, जो हमने टेम्परेचर प्रोफाइल पता किया था, वहाँ टी डब्ल्यू को टी डब्ल्यू लिखा हुआ था बस, ये टेम्परेचर प्रोफाइल की फाइनल इक्वेशन थी ना अपनी। यहाँ टी डब्ल्यू हमारा, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो टी मैक्स है, ये यहाँ टी डब्ल्यू लिखा हुआ है। यहाँ टी डब्ल्यू की भी वैल्यू हम क्यू जी के टर्म में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 7 अगेन, या फाइनली लिख दो, फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 7 जो टेम्परेचर प्रोफाइल है उसमें टी डब्ल्यू का भी वैल्यू डाल दो, तो वो हो जाएगा टी इन्फिनिटी, अरे टी इन्फिनिटी भी तो है, सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, ये कैसा हो गया। टी इन्फिनिटी दूसरे तरफ जाएगा ना यार, टी इन्फिनिटी से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, टी डब्ल्यू, टी इन्फिनिटी प्लस, तो टी इन्फिनिटी प्लस क्यू जी एल बाई टू एच, ये तो आ गया टी डब्ल्यू, और आगे भी टर्म था, आगे टर्म था अपना क्यू जी बाई टू के इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर प्रोफाइल। तो इसमें भी दिख रहा है कि भाई पैराबोलिक है, इसमें भी दिख रहा है भाई कि ये पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक तो पहली इक्वेशन से ही पता चल गया था, जैसे ही एक्स स्क्वायर का टर्म चमका था अपने को, उधर ही समझ गए थे, पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है भाई लोग।
क्या मच मच कर रहे हो? यस सोनू, डन। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट ये वाले फॉर्मूले अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं ये डायरेक्ट याद कर लो, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे ही एक दो क्वेश्चन इस पे सॉल्व करोगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे, ये क्वेश्चन लगाने की देरी है। चलो, तो अब हमें याद रहेगा कि भाई जो टेम्परेचर प्रोफाइल था हीट जनरेशन के केस में, मिड पॉइंट पर मैक्सिमम था और लेफ्ट राइट बराबर बराबर। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि हमारा हीट जनरेशन हो रहा है लेकिन इधर टेम्परेचर हाई है उधर टेम्परेचर लो है, इधर हाई है उधर लो है, तो जरा बताओ टी मैक्स मिड पॉइंट पे लाई करेगा क्या? नहीं, फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर कहता है कि इसका टेम्परेचर हाई है उसका टेम्परेचर लो है तो पैराबोला कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना। तो मैक्सिमम यहाँ कहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिड प्लेन से लेफ्ट में सरक जाएगा। लेकिन अगर देता है हमको कि हीट जनरेशन हो रहा है इस तरीके से कि राइट का ज़्यादा है टेम्परेचर लेफ्ट का कम है, तो भी पैराबोला से जाएंगे ऐसे ऐसे। ये सुनो, क्योंकि पैराबोला तो ऐसे सिमेट्री बननी चाहिए ना। तो यहीं पर ये रुक गया तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब उस केस में टी मैक्स मिड प्लेन से राइट साइड में सरक जाएगा। बट माई पॉइंट ऑन, मतलब आप ऐसे मान लो कि जो ये मिड प्लेन है उस पर ऐसे एक थर्मल रजिस्टर है, हीटर है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ मिड प्लेन पे लिया हुआ था तो यहाँ से हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ से हीट जनरेट हो रहा है तो दोनों तरफ बराबर जाएगा और इसी प्लेन पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। अब इस रजिस्टर को अगर मैं राइट साइड में खिसका दूँ ऐसे यहाँ, तो इस प्लेन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसके पास है, और इस प्लेन का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ये इससे दूर है। तो हमारा कर्व ऐसे बनेगा ना, मैक्सिमम यहीं आएगा। ये इमेजिन किया है, हमारा किसी एक प्लेन पे हीट जनरेशन नहीं चाहिए, हमारा हीट जनरेशन है यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है थ्रू आउट दी वॉल्यूम, हमारा यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है। लेकिन मैंने एक याद रखने का तरीका बताया है कि इस केस में आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ एक थर्मल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इस तरीके से, तो यहीं पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है मिड प्लेन पे, तो दोनों तरफ बराबर बराबर जाएगा, दोनों बराबर डिस्टेंस पे हैं तो दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा और मिड प्लेन पे मैक्सिमम होगा। अगर क्वेश्चन में कहता है इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है इधर सरफेस का कम है, तो आप समझ जाओ कि रजिस्टर जो है वो बीच में नहीं लगा है, यहाँ कहीं लगा है। इसके पास है तो ये हाई टेम्परेचर है, इससे दूर है तो ये लो टेम्परेचर है, और कर्व वही पैराबोलिक होगा तो पैराबोलिक कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ मैक्सिमम मिलेगा। बात आई समझ में? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इतनी कहानी आप समझ गए होगे, समझदार तो हो ही आप। चलो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं।